इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हिंदुस्तान का हर 10वां पुरुष अपनी संतान का आखिर डीएनए क्यों कराना चाहता है? दोस्तों, किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में जाइए जहां डीएनए टेस्ट होता हो और वहां के स्टाफ को भरोसे में ले लीजिए। तब पता चलेगा कि लैब में काम का कितना बोझ है। जी हां, देश में खुलेआम जितने डीएनए टेस्ट होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा डीएनए टेस्ट चोरी छुपे या बिना किसी की जानकारी में आए भी होते हैं। चोरी छुपे होने वाले ज़्यादातर डीएनए टेस्ट अपनी ही संतानों के हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों समाज में दंपतियों के बीच जिस तरह का आपसी विश्वास घटा है उसके कारण बड़ी संख्या में पुरुषों को अपनी ही संतानों को लेकर शक बढ़ गया है। बहुत से लोग, जिनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं, तमाम प्राइवेट प्रयोगशालाओं में चुपचाप अपनी संतानों का डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। रिश्तों में अविश्वास का यह असुरक्षा बोध सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में यही चलन है। लेकिन रुकिए, इस उदाहरण से यह मत समझ लीजिएगा कि डीएनए परीक्षण या डीएनए प्रोफाइलिंग सिर्फ संबंधों पर शक जैसे मामलों में ही आमतौर पर इस्तेमाल होती है। नहीं, आज की तारीख में पहचान की इस अकाट्य तकनीक का इस्तेमाल बहुत सी जगहों में हो रही है। मसलन, जहां भी भयानक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वहां तमाम मरने और गायब होने वाले लोगों की जांच, उनकी पहचान इसी तकनीक के जरिए हो रही है। इसी तकनीक से सटीक तौर पर यह पता लगता है कि मरने वाले व्यक्ति का रिश्ता किससे है। डीएनए परीक्षण तकनीक का भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान या वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी आतंकी घटनाओं में लोगों की सही पहचान स्थापित करने के लिए हाल के सालों में काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं बिना किसी संदर्भ के डीएनए परीक्षण के बारे में ये बातें क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण है, दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अदालत के सामने एक बहुत ही मार्मिक किस्म का मामला आया है। प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 27 साल पहले एक किशोरी, जिसकी तब उम्र महज 12 साल थी, के साथ गैंगरेप हुआ। वह किशोरी अपनी बहन और जीजा के साथ उन दिनों शाहजहांपुर में रहती थी। एक दिन जब वह घर में अकेली थी, उसके जीजा और बहन घर में नहीं थे, तब घर में पड़ोस के कई नौजवान घुस आए और किशोरी के साथ जबरदस्ती की। लेकिन तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। आरोपियों ने परिवार को बहुत डराया धमकाया भी था। इस वजह से किशोरी का परिवार भी तब अदालत तक नहीं गया। बहरहाल, किशोरी इस गैंग रेप के चलते गर्भवती हो गई और 1994 में उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसके घर वालों ने उस बच्चे को दूर के किसी रिश्तेदार को दे दिया, जिससे समाज में यह बात सब तक न पहुँचे। लड़की जब 20 साल की हुई तो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उसकी शादी कर दी गई।
लेकिन यह कलंक गुप्त नहीं रह सका। आखिरकार युवती के पति को पूरी हकीकत का पता चल गया, जिससे उसने युवती को तलाक दे दिया। तलाक के बाद उस युवती का कोई ठिकाना नहीं था। नतीजतन वह आकर अपने गांव में रहने लगी। कई साल बीत गए। अब तक उसका बच्चा बढ़कर 26-27 साल का हो गया था। उसे भी किसी वजह से पता चल गया कि वह जिन्हें अपना माँ बाप समझता है, आखिर वे उसके माँ बाप नहीं हैं। लड़के ने यह बात उस दंपति से पूछी जिसने उसे गोद लिया था कि आखिर उसके असली माँ बाप कौन हैं। पहले तो यह दंपति इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर साफ साफ पूरी हकीकत बता दी। लड़का सब कुछ जानने के बाद अपनी माँ के पास आया और जिद करके पूछने लगा कि उसका बाप कौन है। लेकिन संकट यह था कि उसकी माँ को खुद नहीं पता था कि वास्तव में वह किसका बेटा है। संकट से निपटने के लिए माँ को अदालत की शरण लेनी पड़ी और शाहजहांपुर की एक अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह 27 साल बाद उस केस को दर्ज करे और अपराधियों को पकड़े। पुलिस अब वही कर रही है। दरअसल जहां पारंपरिक सबूत नहीं होते या झूठ का पर्दाफाश करने की पारंपरिक तर्कों और साक्ष्यों में कुव्वत नहीं होती, वहां मोर्चा डीएनए जांच को संभालना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में यह एकमात्र ऐसी जांच है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आगे बढ़ें इससे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि यह डीएनए होता क्या है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए वास्तव में यह हमारे शरीर की हर कोशिका के गुणसूत्र में पाया जाने वाला वह जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है जो किसी जीव की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। दुनिया में हर व्यक्ति के डीएनए की बनावट अंगुलियों की बनावट की ही तरह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए का एक जैसा होना 10 अरब मामलों में से किसी एक मामले में संभव है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक डीएनए जांच में गलती के लिए कोई जगह नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में 2 दर्जन से ज़्यादा देशों में डीएनए जांच को अदालती सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता है। हालांकि भारत में अभी तक इस तरह का कोई कानून नहीं है। यह अलग बात है कि पिछले 2 दशकों में 1-2 नहीं कई हजार मामले डीएनए जांच तकनीक के भरोसे ही सुलटे हैं। बहरहाल देश में डीएनए रेगुलेशन की मांग लगातार पिछले 2 दशकों से हो रही है। यही वजह है कि साल 2003 से लेकर आज तक यानी मार्च 2021 तक इस संबंध में कई बार बिल ड्राफ्ट हुआ, बिल रद्द हुआ, उसमें संशोधन हुए और अभी भी यह पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए जांच से संबंधित देश में कानून बनाने की कोशिश साल 2003 से लगातार जारी है, जब केंद्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तथ्यात्मक रूप से डीएनए से संबंधित कोई कानून नहीं है। यह अलग बात है कि दुनिया के दर्जनों दूसरे देशों की तरह हिंदुस्तान में भी डीएनए प्रोफाइलिंग की बदौलत आज तक कई जटिल मामले निपटाए गए हैं। 1995 में दिल्ली की नैना साहनी को उसके पति ने हत्या करके जलते तंदूर में झोंक दिया था। हालांकि लाश पूरी तरह से खाक नहीं हो पाई थी। उसके पहले ही एक जांबाज पुलिस वाले की सतर्कता के चलते उसे तंदूर से निकाल लिया गया था, लेकिन लाश में कोई भी अंग न तो साबुत बचा था और न ही उसे पारंपरिक तरीके से पहचाना ही जा सकता था। समस्या यह थी कि इस लाश को नैना साहनी की लाश कैसे माना जाए। इस जटिल मामले को कोई मंझा हुआ जासूस भी नहीं सुलझा सकता था, क्योंकि नैना साहनी की तंदूर में जलने से बची जो लाश हासिल हुई थी वह महज जला भुना हड्डियों का एक कंकाल भर था। ऐसे में
तब यह जिम्मेदारी देश के एक प्रतिष्ठित मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को सौंपी गई। आखिर उसने किस तरह से अदालत के सामने साबित किया कि यह लाश नैना साहनी की है, और देश में उसके भी पहले क्या कोई ऐसा मामला आया था जहां किसी पारंपरिक सबूत के न होने पर डीएनए तकनीक से न्याय मिला हो? हम इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस श्रृंखला के अगले वीडियो में देंगे, अतः इस सीरीज का दूसरा वीडियो जरूर देखें।